डॉक्टर झिंगन, डायबिटीज के पेशेंट में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स कहें या कॉजेज कहें जो क्रिएट कर सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति? और दूसरा सवाल जो डॉक्टर खरगावत ने शुरू किया है कि अगर किसी को डायबिटीज नहीं है, क्या कोई और सिचुएशन या कोई और रोग ऐसा हो सकता है जिसमें ये स्थिति उत्पन्न हो पाए? सबसे बहुत ही अच्छी बात कि क्यों हाइपोग्लाइसीमिया होता है। डायबिटीज़ के मरीज़ अगर खाना कम खाएं या देर से खाएं या स्किप कर दें, सबसे पहला काम। दूसरी चीज़ क्या है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लें और ज़्यादा मात्रा में लग जाए। तीसरी चीज़ बहुत ही विग्रस एक्सरसाइज कर लें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद भी शुगर के लेवल्स कम हो जाते हैं। और चौथी, जैसा कि डॉक्टर सिंह अभी बता रहे थे, किडनी की जब बीमारी होती है तो उस लोगों में जो इंसुलिन है उसका क्लीयरेंस भी कम हो जाता है और जो किडनी से शुगर बनती है तकरीबन 20% जो है शुगर किडनी भी बनाता है। जैसे लिवर 80% बनाता है, किडनी बनाता है, तो वो भी बनना कम हो जाता है। सिर्फ डायबिटीज के साथ किडनी डिजीज या सिर्फ किडनी डिजीज में भी हो सकता है? कोई भी किडनी डिजीज में होता है, पर ये चारों चीजें जो है मेन है। और एक्सरसाइज का तो सबसे पहले ये कहा गया कि अगर आप एक्सरसाइज कर लें विग्रस, तो उससे ये नहीं कि उसी समय कम हो जाए, वो 24 घंटे तक उसका जो है शुगर लो हो सकता है। और ये चारों जो मेन कारण हैं जिसके कारण जो है शुगर लो हो जाती है। और दूसरा सवाल जैसा आपने अभी पूछा, कई लोगों में जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन उनके अंदर अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, उनके अंदर जेनेटिक कोडिंग हो जाएगा कि आपको जो है अगर शुगर कम होनी है तो उनके अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है। और ऐसे नॉर्मल आदमी हमेशा आते हैं, वो ये कहेंगे कि मेरी शुगर लो हो गई और भूख ज़्यादा लगती है, हर 2.5 घंटे बाद वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये एक्चुअली एक स्टेज है, यही अगर आगे चलती रहेगी तो इंसुलिन का बनना एग्जॉस्ट हो जाएगा और आगे चल के इनको डायबिटीज़ हो जाएगी। मेरी बात से डॉक्टर खगावत भी सहमत होंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है आजकल। जी। एक और बात डॉक्टर झिंगन, यही आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कहा कि इंसुलिन की डोज जैसे ज़्यादा लग गई, बहुत देर तक खाना नहीं खाया। अगर हम बात करें कुछ लोगों की जिन्हें तुरंत जैसे पता चला, अभी हाल ही में उनको डायग्नोज हुआ कि उनको डायबिटीज़ है, उनकी डोज एडजस्ट होने में बड़ा समय लगता है और वही एक मुझे लगता है एक बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें उनको हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत, क्योंकि ये हर एक पेशेंट्स के साथ होता है और हम लोग हमेशा जब डोज शुरू करते हैं तो हमेशा लो डोज से शुरू करते हैं। और जब आपको उसको पेशेंट को ये कहते हैं कि आप जैसे फ़र्ज़ करिए हम उसको कहते हैं 10 यूनिट आप सुबह लीजिएगा, 10 यूनिट शाम को लीजिएगा, लेकिन उसके साथ उसको कहते हैं कि आपका टारगेट होना चाहिए कि खाली पेट की शुगर 110 हो, खाना खाने के बाद में 150 हो। आप अपने आप सेल्फ उसको एडजस्ट करते हैं। और इसीलिए जब हम आज हाइपोग्लाइसीमिया की चर्चा कर रहे हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग की बहुत ही रोल है, क्योंकि इसमें जो है जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, उसको रेगुलर अपना जांच नहीं करेंगे, उससे जो है आप अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग बीमारी है। और इसीलिए पेशेंट को ही एजुकेट करा जाता है कि वो अपने आप उसको ठीक करे। और यही जैसा कि हम लोग अभी भी बात कर रहे थे, कई डिजीज़ में जैसे किडनी डिजीज़ है, उसमें उसकी मात्रा कम हो जाएगी। पिछली बार हमने एक चर्चा हुई थी और पिछली बार हमारा रह भी गया था कि डायबिटीज़ के मरीजों में उतनी ही दवाइयों से अगर शुगर कम होने लगती है तो ये पहला लक्षण है, कहीं उसकी किडनी पे तो नहीं असर पड़ रहा है। तो किडनी की जांच उस वक्त जरूर करानी चाहिए, उसको खतरा मानना चाहिए। देखिए, इंसुलिन के अलावा हम लोग ज्यादातर पेशेंट्स को ओरल ड्रग्स भी देते हैं। अब ओरल ड्रग्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं, वो ब्लड शुगर की मात्रा को नॉर्मल करेंगे, उससे कम नहीं करेंगी। कुछ दूसरी तरह की दवाइयाँ होती हैं जो पैंक्रियास से इंसुलिन को निकालती हैं, जैसे कि सीक्रेटागॉन्स कहते हैं। तो ये दवाइयाँ भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं। तो खासकर ऐसे पेशेंट्स को कुछ, जब हम, जैसे आपने बहुत अच्छी बात करी, जब डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम हमेशा उनको ये कहते हैं कि सावधानी रखें, ये जो गोली है इससे आपकी शुगर कम भी हो सकती है। तो उस स्थिति में हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, दवाइयों को खाने को लेकर हर चर्चा में बार बार कंप्लायंस को लेकर बात आती है, या कितने रेगुलर हैं हम सब दवाइयों को लेकर कई बार थोड़ी अनियमितता उसमें बरत लेते हैं। ये डायबिटिक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्लायंस अच्छा रहे। ये बहुत कॉमन है कि जैसे कुछ दवाइयाँ खाना खाने के आधे घंटे बाद पहले दी जाती हैं, तो होता ही है कि दवाई तो ले ली और सामने पड़ोसी आ गए, उनसे बात करना शुरू हो गए, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप खाना टाइम से नहीं पाए, या घर में आप, हमारे घरों में ये स्थिति है कि लेडीज जनरली एंड में खाना खाती हैं, तो कम खाना खाया या ज़्यादा खाना खाया, उस वजह से भी बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो दवाई और हमारी कुछ आदतें ये बेहद ज़रूरी हैं
ध्यान रखने की कि जिससे हमें खतरा हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ये चर्चा ज़रा हो चुकी है। फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं राजस्थान से, अब्दुल खालिक साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए और आपका स्वागत है टोटल हेल्थ में। पूछें, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार, संजीव उपाध्याय। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं राजेश खड़गावत से पूछना चाहता हूँ जी कि अभी आपने स्क्रीन पर एक दिया है कि सर मधुमेह का रोगी व्रत रखने पर उसको लो ब्लड शुगर हो सकता है जी। तो आप व्रत रखना कहते हैं, हम अपनी भाषा में अभी 28 जून को हमारे रोजे प्रारंभ होने वाले हैं जी। तो क्या मधुमेह के रोगी को ये पूरे रोजे नहीं रखने चाहिए या रखे तो उनको क्या आधे रखने चाहिए? अगर मधुमेह का रोगी अगर व्रत रखता है, हम अपनी भाषा में इसे रोजा कहते हैं, तो इससे क्या लो ब्लड शुगर हो सकता है उसको? जी, आप हमारे उन दर्शकों में से हैं जो बात का एक हमेशा एक नया सिरा, बड़ी खूबसूरत एक बात कह देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर खड़गावत। खालिक साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि जब आप रोजे रखते हैं तो उस दौरान ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल की जाए। इसके लिए बहुत सारी दवाइयां भी, अलग अलग तरह के शेड्यूल भी हैं। इसमें सबसे पहले ये कहते हैं, अगर आपकी शुगर कंट्रोल चल रही है, अगर आपका अच्छा कंट्रोल है, तभी यह संभव है कि आप रोजे रखने का सोच सकते हैं। अगर आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं चल रही है, उस स्थिति में हम आपको बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि आप ये रोजे रखें। तो सबसे पहले है कि रोजे रखने से पहले ये जरूरी है कि आपकी शुगर कंट्रोल अच्छी हो। अगर शुगर कंट्रोल अच्छी है और आप कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है, तब आप रोजे रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इंसुलिन चल रहा है, या जैसे बताया जो इंसुलिन सिक्रेटोगॉग हैं, जो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाते हैं, अगर वो दवाइयां चल रही है तो उन दवाइयों की डोज कम करनी पड़ती है, आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि रोजों के दौरान यह संभव नहीं होता है कि अगर आपकी शुगर कम हो गई है तो आप दिन में मुंह से ग्लूकोज ले सकते हैं, वो संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अगर रिस्क ज्यादा रहता है हाइपोग्लाइसीमिया का, तो हम सलाह यह देते हैं कि रोजे नहीं रखें। यही बात व्रत रखने वालों पर भी लागू होगी? बिल्कुल, ये बात व्रत रखने वालों पर भी है, क्योंकि व्रत सिर्फ स्वस्थ मरीज के लिए, स्वस्थ आदमी के लिए है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंसुलिन चल रहा है या ज्यादा दवाइयां चल रही है डायबिटीज के लिए, तो सलाह यही है कि आप व्रत नहीं रखें। इसके अलावा रोजों के जो व्यक्ति हैं, नॉर्मली रात होते हुए या शाम होते हुए खाना स्टार्ट करते हैं और सुबह तक खाते रहते हैं, दिन में नहीं खाते हैं। अगर वो समझदार हैं और अगर वो फ्रीक्वेंट डॉक्टर से संपर्क बनाए हुए हैं, तो हम उनकी डोजेस को, मॉर्निंग वाली डोजेस को इवनिंग में भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं। बट मैं डॉक्टर साहब की सलाह से सहमत हूँ कि सावधानी बरतें, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा डेंजरस है बनस्पत हाइपोग्लाइसीमिया। डॉक्टर अशोक झिंगन, चर्चा के दौरान दो बातें आई। पहला कि हाइपोग्लाइसीमिया अधिकतर डायबिटिक्स में ही होगा और खास तौर पर टाइप 2 से ज्यादा खतरा होगा टाइप 1 में। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर ये स्थिति बच्चों में हो, बड़ों में हो या फिर एल्डरली या वृद्ध लोगों में हो, तो क्या कुछ फर्क रहेगा इसके लक्षणों में और इसके प्रभाव में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज जो बच्चे हैं जिनको हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, उनके अंदर वो लोग इंसुलिन लेते हैं। उनको हो सकता है दिन में 3 इंजेक्शन, कई बार 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग। उनके अंदर खास करके स्कूल के अंदर और रात को जो है शुगर लो हो जाती है। जितने भी हाइपोग्लाइसीमिया की जो हम चर्चा कर रहे हैं, 50% से ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स रात को 2 से 4 बजे के बीच में होते हैं। और यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उस समय वो बिल्कुल डीप स्लीप में होते हैं, जो उसका रिएक्शन भी नहीं हो पाता सिम्टम्स का जो बॉडी का होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा देखना चाहिए माँ बाप को कि बच्चे के अंदर स्वेटिंग तो नहीं हो रही, रात को उसके कपड़े तो नहीं गीले हो गए, वो एबनॉर्मली बिहेव तो नहीं कर रहा, कहीं बहुत रेस्टलेस तो नहीं है। ये एक सिम्टम हो गया अपना जो है बच्चों के लिए। इसी तरीके से स्कूल के अंदर भी बच्चा जब स्कूल में जाता है, खास करके 9 बजे के आसपास, वो बड़ा इरिटेबल हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, उठ के चल पड़ेगा पेशाब के लिए, तो तब ये थोड़ी मुश्किल होती है। एडल्ट्स की जहाँ तक बात करें, उनके अंदर भी अक्सर ये शुगर के लो होने के चांसेस 12 से 1 बजे के आसपास होंगे या शाम को 6 से 8 बजे के बीच में होंगे। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे कहा कि 50% से ज़्यादा रात को 2 से 4 बजे के बीच में। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने कही एल्डरली की, उनके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उनके अंदर क्या होता है कि वो शुगर लो हो गई तो कॉग्निटिव फंक्शंस एजिंग की वजह से वैसे भी कम हो जाते हैं और वो बता भी नहीं पाते। रात को अगर जिस समय लो शुगर हो गई बिस्तर के ऊपर, वो उठ के अगर वहाँ जाएंगे शुगर खाने तक तो रास्ते में ही गिर पड़ते हैं। फ्रीक्वेंट फॉल्स, अब ये देखा गया कि एल्डरली के अंदर जितने फॉल्स होते हैं और फ्रैक्चर्स होते हैं वो डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर ज़्यादा होते हैं।
और इसीलिए उनको सलाह दी जाती है कि वहीं बेड पे ही अपना सिरप रखें या जूस रखें और ग्लूकोमीटर भी वहाँ रखें, क्योंकि अलमारी तक जाने में तो रास्ते में गिर पड़ेंगे। तो इसलिए इन सिम्टम्स का, और हमेशा उनके साथ कोई एक आदमी हो जिसको ये पता लगाना चाहिए। बल्कि हमारी जो चर्चा का मेन निष्कर्ष ये होगा कि फैमिली का मेंबर जरूर एक ना एक हो, उसको हमेशा एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो नहीं कर पाए।